ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी। बेटा प्रॉपर ठीक है, क्लैरिटी ठीक है ना सभी को? प्रॉपर वॉइस क्लैरिटी और वीडियो प्रॉपर आ रही है सभी बच्चों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपने लास्ट लेक्चर को रिवाइज किया होगा तो आप इससे इंटरकनेक्ट हो जाओगे इस लेक्चर के साथ, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि हमारे पास एक्चुअल में हुआ क्या। हमने जो प्रीवियस चैप्टर में जो चीज देखी उसमें एक्चुअल में क्या हो रहा था, वहां पर हमने देखा कि अ, आपकी बेसिकली क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हुई, है ना। ये आपका क्लोरोप्लास्ट है। बिल्कुल हम इनिशियल स्टेप से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको सारी कहानी एकदम इंटरकनेक्ट हो जाए। अगर हम फोटोसिंथेसिस के अंदर देखें तो हमारे पास वहां पर एक रिएक्शन चल रही थी, लाइट रिएक्शन, और दूसरी रिएक्शन थी हमारे पास डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा था, CO2 के मॉलिक्यूल फिक्स हो रहे थे और आपको ग्लूकोज या फ्रक्टोज एक फूड की फॉर्म में रिसीव हो रहा था। तो आप इसे क्या कर रहे थे, यहाँ पर फिक्स कर रहे थे, राइट। और मीन्स ये रिडक्शन हो रहा था और यहाँ पर हमारे पास जो वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो आगे जाके आपको क्या कर रहा था, स्प्लिट, क्योंकि आपको पता है लाइट आएगी और लाइट से स्प्लिटिंग होगी, लाइट रिएक्शन में फोटोलाइसिस होगा और आपका फोटो सिस्टम सेकेंड और फोटो सिस्टम वन दोनों एक साथ रन करेंगे और यहाँ पर आपको क्या होगी, ऑक्सीजन आपकी इवॉल्व होगी। जब ये रिएक्शन चलेगी तो आपको पता है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आपको 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए पड़ेंगे, 6 CO2 प्लस, है ना। आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है और आपको साथ में क्या मिल जाएगा आपके पास, ये आपको रिसीव हो जाएगा ग्लूकोज। अब ये आपकी प्लांट सेल को फूड रिसीव हो गया। इतनी बात हमने क्लियर कर ली थी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, सभी जो भी हमने लेक्चर डिस्कस किए हैं। अब आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर आपने देखा था जब हम C3 साइकिल कंटिन्यू कैरेबल साइकिल को देख रहे थे तो वहां पर 6 CO2 के मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज हो रहे थे और एंड में जाकर आपको ग्लूकोज रिसीव हो जा रहा था। अब क्या होगा, अब हम जो हमने ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन स्टार्ट की है, रेस्पिरेशन जो प्रोसेस हमने स्टार्ट किया है, रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है, अब फर्दर आप इस फूड का क्या कर रहे हो, ब्रेक डाउन कर रहे हो। और जब ब्रेक डाउन हो कैसे होगा, जब आप कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करोगे। और ऐसा हम करेंगे क्यों भाई, क्योंकि ब्रेक डाउन करने से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। और जो एनर्जी रिलीज होगी ATP की फॉर्म में, वो हमारी जो प्लांट है या अगर एनिमल सेल है, वो उस ATP को यूज करेगी अपनी डेली नीड्स के लिए। जो भी उसकी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस है, जहां भी उसको ये इस ATP की नीड है, वो उसको यूटिलाइज करेगा। तो इतनी बात हमने डिस्कस कर ली थी। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा, लास्ट लेक्चर में आपने क्या देखा कि हमारे पास जो ग्लूकोज था और आपके पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल था, वो आगे जाके उसने आपको एंड ऑफ द जो पाथवे था, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, उसकी हेल्प से जो ग्लूकोज था वो पायरुवेट या पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल आपको देता है। पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, है ना। मतलब ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल जो 6 कार्बन का है, वो आपको पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल देता है और वो दोनों ही मॉलिक्यूल 3 3 कार्बन के हैं, है ना। मतलब आपके पास यहाँ पर जो कार्बन स्केलेटन है वो 6 कार्बन का है और पायरुविक एसिड के एक कार्बन स्केलेटन के अंदर जो वहां पर आपको 3 कार्बन मिलते हैं। तो इस तरीके से आपको पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल रिसीव हो गए थे एंड ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस। ये हमारा ग्लाइकोलाइसिस पाथवे था जो 10 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट हुआ था। और आपने देखा था कल कैसे कैसे कौन कौन से एंजाइम्स थे। और बेसिकली आप ये देख रहे थे कि जो अपर पार्ट था, जो बेसिकली जो अपर पार्ट था उसके अंदर हम देख रहे थे हमारे पास 2 ATP यूटिलाइज हुई थी अपर पार्ट में, राइट। और 2 ATP यूटिलाइज हुई थी। उसके बाद जो हमने आगे देखा था, इसका फर्दर स्प्लिटिंग हुई, जो हमारे पास आगे जो मॉलिक्यूल चल रहा था, और लास्ट में वो दोनों साइड से आपको 2 पायरुविक एसिड रिसीव हो गए थे। ये चीजें हमने कल देख ली थी, है ना। और इसमें आपको ये पता चला कि जब हम इस फर्दर जब हम आगे देख रहे थे तब हमें क्या मिला, यहां से हमें एक NADH यहां रिसीव हुआ, सेम एक NADH हमें यहां रिसीव हुआ। उसके बाद यहां से हमें टू हमें ATP रिसीव हुई यहां पर, ATP, और सेम इस रिएक्शन में हमें भी यहां पर भी ATP रिसीव हुई। ये कल प्रीवियस लेक्चर में आपने ये सारा डिस्कस कर लिया था।
एक सेकंड बेटा, मैं इसका डू नॉट डिस्टर्ब ऑप्शन ऑन कर देता हूँ, बीच में मैसेज आ रहे हैं। चलिए, तो बेटा ये चीजें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्लियर कर ली थी कि जो ग्लूकोज का जब एक मॉलिक्यूल, ये एक्चुअल में क्या हो रहा था, इसका पार्शियल, इसका ब्रेकडाउन हो रहा है, किसका, ग्लूकोज का। क्यों पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ है? क्योंकि अभी तो ग्लूकोज, देखो ये चीज आप याद रखना, जब तक आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, अब आपको पता है ग्लूकोज क्या है, ये ग्लूकोज आपका है C6H12O6, कार्बन के यहां 6 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। जब तक ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में यहां से रिमूव नहीं होगा ना, तब तक इसको हम क्या नहीं बोलेंगे, ब्रेकडाउन नहीं बोल सकते। तो आपकी बॉडी से या प्लांट की बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपका ग्लूकोज है, उसके कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल यहां से पफ आउट होंगे इन द फॉर्म ऑफ CO2, राइट। तो इस रिएक्शन में आपने देखा ना, तो यहाँ कोई CO2 का मॉलिक्यूल इवॉल्व हुआ है और ना ही यहाँ कोई ऑक्सीजन यहाँ यूटिलाइज हुई है। इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनारोबिक प्रोसेस, राइट। क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस कोई नीड ही नहीं है, और हो भी कार्य साइटोप्लाज्म में, और उसको नीड नहीं है, मतलब आपका वो ऑर्गेनिज्म में भी एरोबिक है एनारोबिक है, डजंट मैटर, ग्लाइकोलाइसिस वहां नॉर्मली चलेगी, वो ब्रेक डाउन करेगी ग्लूकोज को, बस ग्लूकोज वहां अवेलेबल होना चाहिए प्रॉपर अमाउंट में। और अगर ग्लूकोज वहां प्रॉपर अमाउंट में अवेलेबल है तो ग्लाइकोलाइसिस रन करेगी। अब डिपेंड क्या करेगा, अगर सेल के पास माइट्रोकॉन्ड्रिया और दूसरी चीज ऑक्सीजन अवेलेबल है, तब आपका जो पायरुविक एसिड है, आपका जो पायरुविक एसिड है, वो आगे कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में। कैसे होगा हम देखेंगे, अभी तो सिर्फ आप, मैं आपके ब्रेन के अंदर मेन जो आपकी, जो अभी हम रिएक्शन जो क्रेब्स साइकिल को स्टडी आउट करेंगे, उसका हम सिर्फ फंडा तैयार कर रहा हूं कि मेन आपके पास क्या, एसिटाइल कोएंजाइम ए ये बन जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम, राइट। और ये जो एसिटाइल को एंजाइम है, ये क्या है, ये आपका, जैसे आपको यहां पता है पायरुविक एसिड कितने कार्बन एटम का था, 3 कार्बन एटम, और जो एसिटाइल को एंजाइम है वो कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का। क्यों हो गया, वो क्या हो गया, कहां कैसे हो गया, सब चीजें अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये एसिटाइल को एंजाइम आगे आपकी जो क्रेब साइकिल है उसको रन करेगा। बात समझ आ गई आपको? अब हुआ क्या, बात ये हो रही है कि हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था, उसका पार्शियल, हमने कल यहां तक हमारी पायरुविक एसिड तक बात हो गई थी, और इस पूरे पाथवे को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की एंड पे हमें क्या मिल रहा है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में। ना तो यहाँ CO2 इवॉल्व हुई, ना ही यहाँ पर ऑक्सीजन का कोई यूटिलाइजेशन हुआ है। इसलिए ये जो प्रोसेस है वो कैसा है, एनरोबिक कंडीशन में हो रहा है। अगर आपकी फर्दर इस तरीके से रिएक्शन चल रही है आगे, कि आगे क्रेब साइकिल रन हुई है, तो इट मींस ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, ये जो रेस्पिरेशन हुआ, ये कैसा हुआ आपका, एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर आपका, अगर जो आपकी ग्लाइकोल जो ग्लूकोज है, वो आगे पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड आगे यूटिलाइज हुआ है क्रेब साइकिल के अंदर, वो रन कर रहा है क्रेब साइकिल को, तो इसका मीन क्या हुआ कि आपकी ये जो प्रोसेस हुई वो कैसे हुई, एरोबिक रेस्पिरेशन। कैसा हुआ, एरोबिक। इफ अगर आपका पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड के अंदर, इट मींस यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, और जब ग्लूकोज ऐसा पाथवे यूज करे, इट मींस वो ऑर्गेनिज्म, वो सेल कैसा रेस्पिरेशन कर रही है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। बेटा क्लियर हो रहा है, बेटा प्रॉपर क्लियर हो रहा है, सभी को सारी बातें क्लियर हो रही है? ओके बेटा, तो हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, उसमें 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, और जब ग्लाइकोलाइसिस हुई थी, कल हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में देखा था, तो हमारे पास पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बन गए थे। अब आगे जो हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे आज, वो हम क्रेब साइकिल को स्टडी आउट करेंगे। और क्रेब साइकिल क्या है कि जो पायरुविक एसिड है वो आगे जाके एसिटिल कोएंजाइम के मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, एक पायरुविक एसिड और दूसरा वाला दूसरे में, और फिर वो एसिटिल कोएंजाइम, क्योंकि ये एसिटिल कोएंजाइम, जो ये क्रेब साइकिल है ना, क्रेब साइकिल को एसिटिल कोएंजाइम बहुत ज्यादा पसंद है, और इसी की हेल्प से आपकी क्रेब साइकिल रन करती है। ये आपकी क्या है, क्रेब साइकिल। विदाउट एसिटिल कोएंजाइम ए की प्रेजेंस में ये वर्क नहीं करेगी। अब, और जो एसिटिल कोएंजाइम है ये कैसे बनता है, पायरुविक एसिड की हेल्प से, राइट। तो हम ये बात कर रहे हैं, अगर आपका ग्लूकोज इस पाथवे को चूज करता है, तो उसको बोलते हैं हम एन एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट।
और अगर आपका ग्लूको ये जो आपकी जो ये ब्रेकडाउन है, अगर ये इस तरीके से रन करे तो ये आपकी क्या होगी? एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। मींस यहां पर अब ये एरोबिक और ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि आगे हम देखेंगे, अब ये हमारा जो ग्लूकोज है, ये क्या, क्यों यहां इसने लैक्टिक एसिड कन्वर्ट कर लिया, ये रेसाइकिल इसने आगे मूव नहीं की। अब यहां हुआ क्या, जो आपका लैक्टिक एसिड है वो क्या हो गया, मतलब वो जो यहां पर क्या हुआ कि ना तो आपके पास सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया है और ना ही ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो उसने ये पाथवे चूज किया। अब हुआ क्या कि अब आप देखो हमारे पास, जब हमारे पास पायरुविक एसिड आया, पायरुविक एसिड हमारे पास है 3 कार्बन का, ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट हुआ है एसिटल कोएंजाइम ए के अंदर। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपकी जो एक कार्बन डाइऑक्साइड है वो पफ आउट हुई है, राइट। ये CO2 निकल गई दोनों साइड से, ये आपकी CO2 यहां से रिमूव हुई है। और पायरुविक एसिड, और देखो ये जो रिएक्शन चली पायरुविक एसिड तक का, ये जो रिएक्शन है ये आपको पता है साइटोप्लाज्म में रन करते हैं, हमने कल पर देखा था, क्योंकि साइटोप्लाज्म में इसके सारे एंजाइम अवेलेबल होते हैं, इसीलिए साइटोप्लाज्म में रन करती है। उसके बाद अब इस पायरुविक एसिड या पायरुवेट को आपको ट्रांसमिट करना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि बाकी जो क्रेब्स साइकिल है और जो आपकी ETS है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या चेन, वो कहां रन करती है? आपकी इनर मेम्ब्रेन के ऊपर, राइट। अब उसको हमने ट्रांसपोर्ट किया, तो जो पायरुविक एसिड को जब आप अंदर डालोगे तो उसे कहते हैं लिंकेज रिएक्शन, राइट। वहां वहां पर भी क्या है आपको, अब यहां पर क्या हुआ, जो पायरुविक एसिड आपका एसिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हुआ, ये पायरुविक एसिड कहां आ गया आपके, ये पहुंच गया आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के अंदर। बाकी जो जितने भी एंजाइम है वो मैट्रिक्स में मिलेंगे क्रेब साइकिल के लिए, और थोड़े बहुत जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है आपको पता है, डबल मेम्ब्रेन इसके अंदर अवेलेबल होती है, लाइक दिस। लाइक, तो ये आपका क्या, ये वाला जो रीजन है, जो ये आपका रीजन है, इसको हम क्या, ये कौन सा रीजन है, इसमें क्या, ये मैट्रिक्स है, राइट। और यहीं पर आपकी क्या चल रही है, जो क्रेब साइकिल वो रन कर रही है। अब आपका जो पायरुविक एसिड है वो यहां से ट्रांसपोर्ट हुआ है आपके मैट्रिक्स के अंदर, और यहाँ सारे एंजाइम्स अवेलेबल है जो हेल्प करेंगे क्रेब साइकिल को रन करने के लिए। और कुछ जो एंजाइम्स है वो जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है, बीच में क्या होता है, ये इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस है ना, ये आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, इनर मेम्ब्रेन है, राइट। अब यहां पर क्या हो रहा है कि आपकी CO2, अब देखो सबसे पहले देखना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था 6 कार्बन का था, आगे ये काम इसने फंक्शन स्टार्ट किया है। पायरुविक एसिड पर जब आप पहुंच गए, पायरुविक एसिड मैंने अभी आपको बताया कितने मॉलिक्यूल का होता है, 3 कार्बन एटम का, है ना, 3 कार्बन एटम। और जब पायरुविक एसिड एसिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ, तो अब ये कितने कार्बन का रह गया, 2 कार्बन का, मतलब एक कार्बन यहां से, तो ये प्रोसेस कैसा हो गया, डी कार्बोक्सिलेशन। पायरुविक एसिड से एसिल कोएंजाइम की जो फॉर्मेशन हुई है उसको हम क्या बोलते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन। यहां पर क्या हुआ, CO2 का क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ, यहाँ पे CO2 पफ आउट कर गई है। अब उसके बाद क्या होगा, इसके अलावा आपकी जो CO2 है, एक तो यहां से इस स्टेप पे अभी हम देखेंगे स्टेप कौन से आगे, या जस्ट मैं आपको एक आपके माइंड में एक नॉर्मली फंडा एक क्रिएट कर रहा हूं। उसके बाद यहां पर आपकी CO2 क्रिएट होगी, राइट, सेम एज इट इज, यहां पर भी आपकी CO2 पफ आउट होगी और यहां भी आपकी CO2 निकल रही है, राइट। तो टोटल अब देखो कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। बेटा क्लियर हुआ कुछ? देखो क्योंकि आपको पता है एक पायरुविक एसिड एक साइकिल को रन करेगा, दूसरा पायरुविक एसिड दूसरी साइकिल को रन करेगा। तो एक तो CO2 आपका यहां रिलीज हो गया, कहां हो गया, जब पायरुविक एसिड कन्वर्ट हुआ एसिल कोएंजाइम ए के अंदर, तो यहाँ एक CO2 आपकी इवॉल्व हुई, सेम एज इट इज, ये स्टेप तो सेम ही है, यहां भी निकल गया। आगे जो साइकिल आपकी रन हुई है, तो ये अगले डिफरेंट डिफरेंट स्टेप है, मतलब आपका जो एसिल कोएंजाइम है ये क्रेब साइकिल को एक स्विंग करवाता है, इसने भी करवाया इसने भी करवाया, और जब ये स्विंग हुआ ना, तो एसिटल कोएंजाइम यहाँ यूटिलाइज होगा, और आपको जो आपकी रिएक्शन जब चलेगी तो इंटरमीडिएट स्टेजेस के अंदर CO2 की 2 मॉलिक्यूल यहाँ पफ आउट होंगे, तो 2 यहाँ निकल गए 2 यहाँ निकल गए, तो टोटल कितने कार्बन निकल गए इन दी फॉर्म ऑफ CO2, 1 2 3 4 5 6। तो आप देख रहे हो कि हमारे पास 6 कार्बन के मॉलिक्यूल जो है वो इन द फॉर्म ऑफ CO2 की फॉर्म में वो वहां से रिलीज हो गए। तो अब ये पहले बोल रहे थे पार्शियल, जो हम ब्रेकडाउन बोल रहे थे, यहां पर क्या हुआ उसका फुली जो ब्रेकडाउन हुआ है, अब ये ग्लूकोज, अब जहां जहां ये CO2 आपके, अब देखो इसके अलावा क्या होगा,
हम बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर, हमने बात भी की थी कि हमारे पास एक तो ये NADH है, ये ATP है, ये हमने कल लास्ट लेक्चर में सारी एनर्जी की हमने बात की थी, और ये जो एटीपी वो यूटिलाइज हुई है आपकी। और उसके अलावा हमारे पास मतलब इस वाली जो यहाँ वाली रिएक्शन चल रही थी वहां एक NADH, और सेम दोनों साइड से सेम रिएक्शन चलती है, तो यहाँ भी NADH प्रोड्यूस हुआ, यहाँ भी NADH प्रोड्यूस हुआ, और ये दोनों NADH कहाँ जाते हैं? ETS के ऊपर। अब सेम अगर हम केसी की बात करें तो क्रेब साइकिल के अंदर, या जो आपकी ये क्रेब साइकिल है, इसके अंदर क्या होगा? आपके पास NADH के जो मॉलिक्यूल है, एक यहां से प्रोड्यूस होगा, एक यहां से प्रोड्यूस होगा, और हम देखेंगे कहां पर होगा। बस जस्ट मैं आपको आपके दिमाग में एक छोटी सी बस कहानी एंटर करवा रहा हूं। NADH, तो यहां पर भी आपके पास ये मॉलिक्यूल इवॉल्व हुआ, यहां पे भी हुआ, तो टोटल आपके पास एक क्रेब साइकिल के अंदर 3 NADH यहां बन गए और 3 NADH यहां बन गए। दूसरी बात, इसके अलावा यहां पर यहां एक स्टेप होता है, उसके अंदर आपके पास क्या बनता है? GDP से GTP, और GTP वापस GDP में कन्वर्ट होती है, और ये क्या कर जाती है? जाते जाते ADP को कन्वर्ट कर जाती है ATP में। सेम यही रिएक्शन यहां चलेगी कि आपकी जो GDP है वो कन्वर्ट हो गई GTP में, और GDP जब GDP में कन्वर्ट होगी तो वो जाते जाते क्या करती है? ADP को कन्वर्ट कर जाती है ATP में, राइट। इसके अलावा एक एनर्जी मॉलिक्यूल हमारे पास और बनता है, उसका नाम होता है FADH2, राइट। ये यहां पर नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है? जो आपका FADH है, FADH वो कन्वर्ट, सॉरी FAD पॉजिटिव, वो किस में कन्वर्ट हो गया? उसने क्या बनाया? FADH का एक मॉलिक्यूल। सेम एज इट इज इस रिएक्शन में भी आपका जो FAD पॉजिटिव है वो उसने क्या बना दिया? FADH2। अब आप देख रहे हो दो NADH तो आपको ग्लाइकोलाइसिस में मिले, और क्रेब साइकिल के अंदर आपको 3 NADH यहां मिले, और उसके अलावा जब पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम, अब यहां भी ब्रेक हुआ है ना कार्बन डाइऑक्साइड, तो जब पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, यहां पर भी आपको आपका एक NAD पॉजिटिव कन्वर्ट होता है NADH में। सेम एज इट इज यहां पर भी वही काम होगा कि यहां पर भी क्या आपका NAD पॉजिटिव कन्वर्ट हो गया NADH में, ठीक। अब क्या होगा इसके बाद? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये जो आपके NADH है, ये जो आपके NADH है, जितने भी NADH प्रोड्यूस हुए सभी साइकिल्स के अंदर, वो कहां जाते हैं? आपकी ETS के ऊपर। कहां जाते हैं? ETS के ऊपर। ये आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, और यहां पर जैसे ये आएंगे और ये सारे के सारे आपके पास NADH आए, और NADH आके इन्होंने अपनी इलेक्ट्रॉन और अपने प्रोटॉन ETS को दे दिए, और खुद कैसे हो गए? NAD पॉजिटिव। सेम आपका FADH2, ये भी कहां आया? ETS के पास आया, और ETS के पास आके इस आपके FADH2 ने किस में कन्वर्ट हो गया? FAD पॉजिटिव, और अपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसको दे दिए? ETS को दे दिए। ETS में क्या होता है? ETS की एंड ऑफ पॉइंट पर यहां पर क्या होता है? जो आपका ऑक्सीजन है, अब देखो ऑक्सीजन कहां यूटिलाइज हुई, है ना? एंड यहां पर क्या होगा? ऑक्सीजन इन, क्योंकि ये हाइड्रोजन से तो बहुत प्यार करती है, जो ऑक्सीजन है वो बहुत ज्यादा प्यार करती है, तो जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगी? इन हाइड्रोजन को लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर में। और जो एनर्जी है, उस एनर्जी की हेल्प से आपका ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा ATP में। एक्चुअल में जो मैंने कल भी आपको बताया था कि ATP होती है कैश एनर्जी, और NADH होता है चेक एनर्जी। वो NADH को डायरेक्ट कोई यूटिलाइज नहीं कर सकता। क्लियर हुई बात? NADH को कोई सेल डायरेक्ट यूटिलाइजेशन नहीं कर सकती, इसीलिए ये जो NADH है ये कहां जाते हैं? या आप उसको यह समझते हो ये बैटरी की तरह है। मतलब ये बैटरी है, ये बैटरी यहां चार्ज हुई, चार्ज होके यहां यूटिलाइज हुई, और इसने अपनी एनर्जी इस सिस्टम को दे दी, और वापस वो कैसे हो गए? कंज्यूम्ड हो गए, और वापस वो चार्ज जो बैटरी थी आपकी डिस्चार्ज हो गई। अब ये अनडिस्चार्ज बैटरी दोबारा से चार्ज होने के लिए
वापस उस सिस्टम में चली जाएगी, क्योंकि जब तक उनको, अब जैसे ये जो NADH है, ये NADH बने किससे, ये बने NAD पॉजिटिव से। ये FADH कैसे बना, FAD पॉजिटिव से। तो क्योंकि यहां पर ब्रेकडाउन चल रहा है, तो जो एनर्जी, जैसे ये CO2 रिलीज हुई, इस स्टेप के अंदर CO2 रिलीज हुई आपकी, तो CO2 जब रिलीज होगी तो कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, एनर्जी रिलीज हुई, तो कार्बन स्केलेटन तो आपका पहले से छोटा हो गया, और जो एनर्जी रिलीज हुई उस एनर्जी ने NAD पॉजिटिव को कन्वर्ट कर दिया NADH के अंदर। क्लियर हो रहा है बेटा? बेटा क्लियर हो रहा है सभी को, समझ आ रही है कहानी? बेटा सभी को समझ आ रहा है? मैं सभी से पूछ रहा हूं। ओके बेटा, हम बात क्या कर रहे हैं, मैं फिर दोबारा से रिवाइज कर दूंगा, आपने मतलब कंफ्यूजन कहीं भी नहीं रखना। बात क्या हो रही है, हम बात क्या कर रहे हैं, अभी हमने अभी ETS को आगे नहीं डिटेल में समझा, हम बस ये बात कर रहे हैं कि जो एनर्जी चीजें चल रही है वो हो क्या रहा है। एक्चुअली हमने जब कल बात की थी कि ग्लूकोज में क्या होगा, स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग वाले स्टेप थे वहां 2 ATP हमारे यूटिलाइज होते हैं, आगे हमारी रिएक्शन चली, और रिएक्शन आगे चल के 2 पार्ट में स्प्लिट हो गई, और दोनों ही पार्ट आगे एंड ऑफ द टाइम वो क्या हमें क्या रिसीव देते हैं, पायरेविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल दे देते हैं। और पायरेविक एसिड का एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन का होता है, ये भी 3 कार्बन का था, ठीक राइट। और यहां तक आते आते हमें 2 मॉलिक्यूल हमें NADH के मिले, और टोटल 4 ATP मिले, राइट। 4 हो गए ना, 1 2 3 4, 4 ATP के मॉलिक्यूल मिले आपको, और 2 NADH के मॉलिक्यूल मिले। अब अगर हम इसमें से ये तुम्हारे कंज्यूम हुए थे तो इसको माइनस कर दो, तो 4 में से अगर आपकी 2 ATP माइनस कर दोगे तो 2 ATP, तो आपको यहां पर 2 NADH ये रिसीव हुआ है, और 2 ATP रिसीव हुए। क्लियर होगी बात? ये आपको कहां मिले, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल से। उसके बाद जो आपकी लिंकेज रिएक्शन है, यानी कि जब आपकी पायरेविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ है, तो वहां पर भी आपको NADH मिला है, तो एक तो NADH ये मिला और दूसरा ये, तो यहां पर हमें कितने मिले, 2 NADH, राइट। उसके बाद जब हमने ये कार्ब, जो हमारी एसिटिल कोएंजाइम है, जिसको जिसकी हेल्प से आपकी क्रेब साइकिल रन करती है, राइट, ये पूरा रोटेट होगी, ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट होगा। और देखो, आपका क्वेश्चन एक ये अराइज हो सकता है कि सर यहां तो हम इसको पाथवे बोल रहे हैं, या हम साइकिल बोल रहे हैं, ऐसा क्यों है, यहां नाम आ रहा है ना क्रेब साइकिल, और यहां आप बोल रहे हो कि सर ये तो सिर्फ पाथवे है, सिंगल ग्लूकोज से चले और पायरुविक एसिड तक आगे। साइकिल का मतलब क्या होता है कि जब आपका फाइनल प्रोडक्ट, जो भी आपकी रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, वो आपका मैच कर जाए आपके इनिशियल सबस्ट्रेट से। समझ आ रही बात? यहां से आप चले, इस पॉइंट से चले हो, साइकिल किसको बोलोगे, इस पॉइंट से चले हो आप, राइट। तो यहां जो आपका इनिशियल सबस्ट्रेट था, और जब रिएक्शन स्टार्ट हुई विद द हेल्प ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए, और लास्ट में जब आप इस पॉइंट पर पहुंचे हो, तो अब जो आपको एंड प्रोडक्ट मिला है वो एज इट इज सेम है, या एज इज आइडेंटिकल है, किसके जैसे, आपके इनिशियल प्रोडक्ट की तरह। तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइकिल, तो इसलिए साइकिल है। अब ये जब जैसे साइकिल रोटेट हुई ना, तो जो एसिटिल कोएंजाइम ये 2 कार्बन का है, तो ये एसिटिल कोएंजाइम कितने का है, 2 कार्बन का है। तो जो फर्स्ट स्टेप में जो रिएक्शन होगी, इस ये जो 2 कार्बन है ना एस्टर, ये जो एसिटिल कोएंजाइम ए है, ये 2 कार्बन का कंपाउंड है, और जब पीछे से यहां से जो जो भी प्रोडक्ट आपको, जो भी ये प्रोडक्ट जो हैज अ सबस्ट्रेट काम करेगा, वो होगा 4 कार्बन का। कितने का होगा, 4 कार्बन। वो 4 कार्बन और ये 2 कार्बन आपस में असेंबल्ड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आपस में कंडेंस हो जाएंगे, और यहां जो भी अगला नेक्स्ट जो स्टेप जो भी नया प्रोडक्ट बनेगा वो 6 कार्बन का होगा। अब उस 6 कार्बन में से एक स्टेप के ऊपर एक कार्बन रिलीज हो गया, हैज इन द फॉर्म ऑफ CO2। नेक्स्ट स्टेप पे अगला CO2, अगला कार्बन रिलीज हो गया, तो फिर से यहां जो था वो 4 कार्बन का कंपाउंड था, जो भी था यहां पे मुझे नहीं पता क्या था, हम देखेंगे रिएक्शन में, राइट। अब जब ये दो कार्बन इसके साथ हटोगे, तो यहां पर हमारे पास हो गया 6 कार्बन का। आगे चला, यहां पहुंचा वो 5 कार्बन का, आगे चला तो यहां पहुंचा वो 4 कार्बन का, और आगे अब वो 4 कार्बन का ही रहेगा, राइट। तो अब आप देख रहे हो इन दो स्टेप्स के ऊपर, इन दो स्टेप्स के ऊपर क्या हो रहा है, आपको CO2 कार्बन जो वो यहां से ब्रेकआउट हो रहे हैं। अब कार्बन जब टूटेगा तो एनर्जी निकलेगी, तो टोटल आपको इस साइकिल के अंदर जो NADH है, एक यहां इस स्टेप के ऊपर और 2 यहां पर, मतलब आपका NAD पॉजिटिव कन्वर्ट होता है NADH के अंदर, तो टोटल आपको एक साइकिल में 3 NADH रिसीव होते हैं। कैसे, कहां कहां होते हैं हम देखेंगे रिएक्शन के अंदर, राइट। उसके अलावा यहां पर इस स्टेप के ऊपर GDP कन्वर्ट होती है GTP में, और ये जीडीपी क्या करती है उसी टाइम, बिल्कुल साइमल्टेनियसली जीडीपी क्या करती है,
एडीपी को कन्वर्ट कर देती है एटीपी में, तो इसे कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्यों? क्योंकि ये एटीपी का कोई मतलब नहीं है आपकी ईटीएस में जाने का, ये क्योंकि आपने ये भी देखी ना, ये एटीपी भी नहीं जाती। तो ये जो एटीपी जो आपकी रिफॉर्म हुई है, इनको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। मींस जब आपका एक सबस्ट्रेट नेक्स्ट वाले प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा हो, और उसमें क्या हो रहा है, वो फॉस्फोराइलेट हो रहा है, राइट, तो उसे कहते हैं हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। जब वो यहाँ कन्वर्ट हो रहा है, और कन्वर्ट होते होते अपने में से फॉस्फेट को वो रिमूव कर रहा है, तो यहां पर हम देखेंगे ना, तो यहां पर भी कहते जैसे आपके पास कार्बन था, तो वो फॉस्फेट यार लगी होती है, वो जैसे इसको रिमूव करेगा, तो ये फॉस्फेट कौन रिसीव करेगा, फिर एडीपी कौन रिसीव कर लेता है, एडीपी, और उसे कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। तो ये होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। बाकी और ये क्या है आपकी कैश एनर्जी। लेकिन जो एनएडीएच है, चाहे वो क्रेब का हो, चाहे वो ग्लाइकोलाइसिस का हो, और जो आपके एफईडीएच2 है, इनको इनको हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, इसलिए इनको उठा के फिर कहां लेके जाना पड़ता है, ईटीएस के ऊपर। ईटीएस पे जाके ये क्या करते हैं, ये अभी एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, एनएडीएच और एफईडीएच2 क्या है, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, इनके पास एनर्जी पूरी है, क्योंकि जैसे CO2 ब्रेक हुआ है, CO2 को तो लॉस हो गया, लेकिन जो एनर्जी वहां इमिट हुई वो एनएडीएच में एडजस्ट हो गई और एफईडीएच2 के अंदर आ गई। वो एनर्जी उठा के ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स को उठा के यहां रिसीव करवा देंगे, इनको दे देंगे, राइट राइट। और फिर खुद कैसे हो जाएंगे, फिर से वो कैसे हो गए, एनएडी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए और एफएडी पॉजिटिव में। और बेटा याद रखना, इन दोनों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनका लेवल डाउन हो गया, आपकी साइकिल रुक जाएगी। क्योंकि जो एनर्जी इमिट होनी है वो लेगा कौन, रिसीव कौन करेगा, वो ये बैटरी करेंगी। और अगर आपके पास कंज्यूम्ड बैटरी नहीं है, मतलब ये जो एनएडी पॉजिटिव और एफएडी पॉजिटिव ही नहीं है, तो ये किसको एनर्जी आगे देगा। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे ये आगे जाके इन इलेक्ट्रॉन्स और उनको अपनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, आगे ऑक्सीजन उसको रिसीव कर लेगी, इसीलिए इसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि यहां हो रहा है ऑक्सीडेशन और ये क्या हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन। इसको इसलिए बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस। क्लियर हो रहा है, क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेटिव, मतलब ईटीएस को हम दूसरा नाम क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्यों होता है, क्योंकि यहां पर जो ऑक्सीजन है वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को रिसीव कर रही है, और जो जो एनर्जी है वो आपकी एडीपी को कन्वर्शन में हेल्प कर रही है एटीपी के अंदर, और एटीपी आपको पता है वो क्या है, आपकी कैश एनर्जी। क्लियर होगी बात। अब आप देखो यहां आप बिल्कुल आराम से इजीली, अगर हम इतने लेवल तक की अगर हम बात करें ना, तो देखो यहां हमारे पास कितने आ गए, 2 एनएडीएच, इस रिएक्शन में 2 एटीपी आ गए। यहां पर हमारे पास आ गए थे, जो आपका लिंक रिएक्शन थी, 2 एनएडीएच। यहां देखो तो अगर मैं पहले एक साइकिल को काउंट करूं, तो एक साइकिल में मेरे पास आ रहे हैं 3 एनएडीएच और 1 एफएडीएच2 और 1 एटीपी, ये आ रहा है मेरे पास। अब इसकी आपको टोटल काउंटिंग करो तो जरा, जो एक एनएडीएच है वो आपको 3 एटीपी देता है, तो ये होगी 3 एटीपी। ये तो है ही ऑलरेडी 2 एटीपी। ये आपको कितनी मिलेगी, 2 एनएडीएच। तो एक से मिलते हैं 3, तो दो से कितने, सॉरी ये 3 एटीपी नहीं होंगे, ये दो है ना आपके पास, तो ये कितने हो गए, 6 एटीपी। कितने हो गए, 6 एटीपी। तो टोटल आप करो तो कितना हो गया, 8 एटीपी। तो कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि भाई ग्लाइकोलाइसिस से कितने ATP, सिर्फ अगर ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो तो कितने एटीपी रिसीव होते हैं, आपका आंसर होना चाहिए 8 एटीपी। क्या आंसर होगा, 8 एटीपी। कब होगा आपका आंसर, जब आप बोलोगे कि ग्लूकोज पायरुविक एसिड में ही सिर्फ चेंज हुआ है, दैट्स ऑल, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारी जो बात हो रही है लिंकेज रिएक्शन की। जब पायरुविक एसिड कन्वर्ट हुआ आपका एसिटल कोएंजाइम ए के अंदर, जब पायरुविक एसिड कन्वर्ट हुआ एसिटल कोएंजाइम ए के अंदर, आपको कितने मिले, 2 एन, मतलब एक एनएडीएच यहाँ, एक ये, तो टोटल ये कितने मिल गए आपको, 6 एटीपी। कितने मिल गए, 6 एटीपी। ये कहां मिले, लिंकेज रिएक्शन पर। आगे और चले, आगे हम अगर बात को कंटिन्यू करें तो हमारे पास यहां कितने मिल रहे हैं, 3 एनएडीएच। तो 3 का मतलब क्या हो गया, एक से आपको कितने मिल रहे हैं, 3, और 3 से कितने मिल गए, 9 हो गए, 9 एटीपी। और एक एफडी से मिलते हैं 2 एटीपी, मतलब आपका जो एक एफडीएच होता है वो एक एटीपी के बराबर, 2 एटीपी के बराबर होता है, और एक एनएडीएच 3 एटीपी के बराबर होता है, राइट। और ये एक एटीपी है ही आपके पास। तो टोटल कितने हो गए, 9 2 कितने हो गए, 9 2 11 और एक 12, है ना, 12 एटीपी। 12 एटीपी जो आपको कहां से मिले हैं, सिर्फ जब मैंने एक साइकिल काउंट की है, दोनों को काउंट कर लूंगा तो 2 हो गया, तो इज इक्वल टू 24। अब आपके पास कितने हो गए, 24 ये है, और 8 और 6 ये कितने हो गए, 40। कितने हो गए,
14 मतलब 8 + 6 कितने हो गए? 14 + 24 बेटा कितने हो गए आपके पास? कितने हो गए आपके पास? 38 एटीपी। बेटा क्लियरेंस हुआ है बेटा? बेटा क्लियरेंस हुआ आपको काउंटिंग का? बेटा सभी को समझ आई है बात? सभी को समझ आई है? बेटा सभी का रिस्पॉन्स चाहिए, सभी को क्लियरेंस हुआ है? ओके बेटा। किसी को कोई कंफ्यूजन है बेटा अभी भी? काउंटिंग में कुछ किसी को कोई गड़बड़ लग रही है, या ऐसा लग रहा है कि सर आपने गलत बता दिया, या सर ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये सर ऐसा क्यों हो गया? किसी को कोई कंफ्यूजन है बेटा यहाँ पे एटीपी काउंटिंग में? ओके। ओके। तो हम क्या बात कर रहे थे कि हमारे पास 30 एटीपी आ गई। ये काउंटिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ये आपको समझ आ जानी चाहिए कैसे कैसे की हमने। पहले एक को काउंट कर लो। अब देखो वो आपको घुमाने के लिए पूछ सकता है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि जब आपसे पूछे कि एक पायरेविक एसिड जब इसको हेल्प कर रहा है इसे घुमाने में, अब आपको पता है कि हम, अगर आप पायरुविक एसिड से काउंट करो यहां तक तो क्या होगा? सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, इसको काउंट नहीं कर रहा हूं। इसको काउंट, अगर इस सिर्फ आपकी एसिल कोएंजाइम से बात करूं तो आपके कितने मिल रहे थे एटीपी? 12 एटीपी। 12 ये हो गए और 6 एक तो 18। अगर आप वो कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि पायरुविक एसिड से लेके अगर आप क्रेब साइकिल को काउंट करो तब आपके पास कितने एटीपी जनरेट हो रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? आंसर क्या होगा? 18। क्या होगा आपका आंसर? 18। वो आपसे पूछता है सिर्फ सिंगल क्रेब साइकिल में कितने चलते हैं, तो आप क्या बोलोगे? 12 एटीपी। ये आपको, वो आपसे पूछे कि भाई पूरी ग्लाइकोलाइसिस में कितने हो रहे हैं, तो 38। वो कैसे हो रही? ये हो गया। अब एक चीज और देख लो, इफ ऑक्सीजन या माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल नहीं है तो आपको पता है ये चीज तो चलने वाली से रही, ये चलेगी नहीं, है ना? और जब ये रन नहीं करेगी तो आपका ग्लूकोज कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में। अब ये चीज याद रखना कि लैक्टिक एसिड जब कन्वर्ट होता है, आपने पढ़ा है कि मैंने लिखवाया भी था कल आपको कि जब एनारोबिक रिएक्शन चलती है तो आपको रिजल्ट में मिलते हैं 2 एटीपी। अभी कितने मिल रहे हैं? अभी कितने मिल रहे हैं? 8 एटीपी। कब मिल रहे हैं? जब ग्लूकोज पायरुविक एसिड में चेंज हो रहा है तो आपको मिल रहे हैं 8 एटीपी। बट अगर आपका ग्लूकोज मतलब जो आपकी ग्लाइकोलाइसिस है या वो जो ऑर्गेनिज्म है प्योरली एनारोबिक है या वहां लैक्टिक एसिड अगर फॉर्मेशन हो रही है, तब क्या होगा? तब आपका जो ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज है इसका जो पायरुविक एसिड है, जब वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो उसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, राइट? तो दो मॉलिक्यूल है, ये कितने ये लेगा? एक NADH यूज करेगा और उस कंज्यूम हो जाएगा NAD पॉजिटिव। अब ये एनर्जी कहां से मिली? ये वाली। जब आपका पायरुविक एसिड है जब वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा ना, तो वो यूटिलाइज करता है NADH का। किसका यूटिलाइज करता है? NADH का। और आपको पता है जब NADH कंज्यूम हो गए, अब NADH तो दो थे और दोनों, एक पायरुविक एसिड से इधर लैक्टिक एसिड बन गया, इससे यहां बन गया, और NADH यहां कंज्यूम हो गया। और जब NADH कंज्यूम हो गया तो आपके पास क्या रहेगी? 2 एटीपी। तो अगर आपकी ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक कंडीशन को फॉलो एनारोबिक कंडीशन को फॉलो कर रही है, मींस लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है आपका ग्लूकोज, तब आपके पास जो नेट जो एटीपी बनती है वो कितनी बनती है? ओनली 2 एटीपी, राइट? क्योंकि ये फिर से दोबारा अवेलेबल हो जाएगा यहां कंज्यूम होने के लिए। ये वापस आ गया। सेम ऐसे ही होता है, अगर ये रिएक्शन नहीं चल रही, आपकी नीचे वाली चल रही है, तो उसमें क्या होता है? आपका जो NADH है जो यहां गया, ये जो NAD पॉजिटिव है ये फटाफट वापस आता है, क्योंकि ये रिएक्शन में यूटिलाइज होना होता है, इसको एनर्जी इसको रिसीव करनी होती है, क्योंकि ये बैटरी है। जैसे होता है ना चार्जेबल बैटरी होती है, आपके पास पावर बैंक होता है, तो पावर बैंक में आप चार्ज हो जाता है, तो वैसे उसको यहाँ इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, वो चार्ज हो गया, फिर उसको आपने कंज्यूम कर लिया, यहाँ वो ETS पे जाके उसने अपनी सारी एनर्जी डोनेट कर दी, आपके पावर बैंक ने आपके मोबाइल को एनर्जी दे दी, खुद वो क्या हो गया? कंज्यूम्ड हो गया, फिर वो तैयार हो गया दोबारा रिफिल होने के लिए। वैसे ये दोबारा से क्या हो गए? आपके तैयार रेडी हो गए हैं FAD पॉजिटिव और FAD पॉजिटिव, ये क्या हो गए? दोबारा से रिफिल होने के लिए रेडी हो जाते हैं, वापस से ये फिर अपनी प्रॉपर पोजीशन में आते हैं। तो इनकी ये जो रिफिलिंग वाला जो प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो इनकी साइकिलिंग चल रही है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सारे के सारे ये जा रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस हुआ आपका लास्ट में, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और इसी वजह से ऑक्सीजन यहां जाके आपकी क्या हुई है? यूज हुई है। तो इसीलिए बोलते हैं इसको एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं इसको? एरोबिक रेस्पिरेशन। बेटा क्लियर हो गया सभी को? प्रॉपर बताओ, क्लियर हो गया बेटा सभी को? ओके बेटा। हम इसको, अब आपको ये साइकिल देखने में बिल्कुल इजी से लगेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अंदर आपको कोई भी ऐसा नहीं लगेगा समझ में कि सर हमें पता नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं है अब इसके अंदर। अब हम बात कर रहे हैं पायरुविक एसिड से, राइट? हम बात कर रहे हैं पायरुविक एसिड से। ये रफ कर दो बेटा, ये क्लियर हो गया सभी को? रफ कर दो बेटा इसको।
अब हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास, अब इस रिएक्शन को हम ढंग से देख ले, जो हमने अभी नॉर्मल उसका अपने माइंड के अंदर एक फंडा तैयार किया था कि पायरुविक एसिड है जो 3 कार्बन है। अब ये देखो, ये साइकिल एक है, ये दिमाग में रखना, साइकिल एक है। सेम ऐसी साइकिल एक और चल रही है, क्योंकि पायरुविक 2 बने थे हमारे पास। जब हमने ग्लूकोज को टेम्परेरी उसको हमने क्या किया, ब्रेक डाउन किया, तो हमें रिजल्ट में 2 पायरुविक एसिड मिले थे। तो हमने अभी सिंगल को पकड़ा हुआ है। तो जो आपका पायरुविक एसिड है वो 3 कार्बन का है। और जब पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है, ये आपकी होती है लिंकेज रिएक्शन। क्या होती है ये? लिंकेज रिएक्शन। इसमें आपको कोएंजाइम ए का यूज पड़ता है, ट्राई टीपीपी इसको बोलते हैं। देखूंगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं इसको। कोएंजाइम ए आपके पास, टीपीपी है आपके पास, और मैग्नीशियम आयन है, और लियोपाइल एसिड आपके पास, लियोपोइक एसिड है, राइट। ये सारे के सारे यूटिलाइज होते हैं। और यहां पर क्या होती है, आपकी एक CO2 पफ आउट होती है। मैंने अभी बताया था आपको, एक कार्बन। अब आपका ये 3 कार्बन का था, तो जो आपका एस्टल कोएंजाइम है ये कितने का रह गया? 2 कार्बन का, राइट। ये होता है ट्राई पायरोफॉस्फेट, शायद तक इसको बोलते हैं ट्राई पायरोफॉस्फेट। देखेंगे अभी जब हम डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे तो हमें पता लग जाएगा क्या है। वैसे ये होगा ट्राई पायरोफॉस्फेट। तो नहीं सॉरी, थाइमीन पायरोफॉस्फेट, राइट। ये आपका है थाइमीन पायरोफॉस्फेट, कोएंजाइम ए, Mg+2 और लियोपोइक एसिड। ये सारे के सारे यहाँ पे यूटिलाइज होते हैं, राइट। क्यों, क्या करते हैं ये हेल्प कर रहे हैं, पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कर रहे हैं एसिटिल कोएंजाइम ए के अंदर। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है, माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल है, तब ये चीज आगे चलेगी। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, 3 कार्बन से 2 कार्बन हो गए, मतलब पायरुविक एसिड था 3 कार्बन का, अब वो कितने का हो गया? 2 कार्बन का। तो एक कार्बन यहां से क्या हुआ, डिटैच हुआ, और जैसे डिटैच हुआ, एनर्जी ये पफ आउट हुआ इन दी फॉर्म ऑफ CO2, और आपका एक NAD पॉजिटिव कन्वर्ट हो गया NADH2 के अंदर, राइट। अब जो एसिटिल कोएंजाइम ए है, ये एसिटिल कोएंजाइम है 2 कार्बन का, और ये आपके पास जो उसका फर्स्ट जो सबस्ट्रेट है वो है ऑक्सैलो एसीटेट। ये होता है 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसीटेट। एसिटिल कोएंजाइम ए के साथ क्या करता है, कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस के लिए फिर एंजाइम भी कंडेंस वाला चाहिए, उसको बोलते हैं सिट्रेट सिंथेज। ये कैसा है, एक कंडेंसिंग एंजाइम का बिहेव करता है। जो अब इस जो ये आपके पास 4 कार्बन का जो स्केलेटन है वो 2 कार्बन स्केलेटन के साथ अटैच हो जाता है, राइट। और क्या क्या करेगा, इसमें से कोएंजाइम आपका रिलीज हो जाएगा, वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ यूटिलाइज हुआ है, और आपका फर्स्ट जो प्रोडक्ट बना है उसको बोलते हैं सिट्रेट। क्या बोलते हैं? सिट्रेट। और उसको हम शॉर्टकट में कहते हैं TCA साइकिल भी बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल बोलते हैं TCA साइकिल, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इसके पास 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, राइट। इस जब आप इसका डायग्राम देखोगे ना, उसके अंदर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, राइट। और इसीलिए इस साइकिल, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, तो मतलब इस साइकिल के अंदर, तो इसको TCA, इसका नाम TC है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसीलिए हम इस साइकिल को भी क्या बोलते हैं, TCA साइकिल। देखो यहाँ लिखा होगा कहीं, मैंने ये लिखा है क्रेव साइकिल, वो तो साइंटिस्ट थे, उनके ऑनर के ऊपर नाम पड़ गया। वो दूसरी बात, TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसलिए हम इसको बोलते हैं, राइट। अब क्या हुआ, हमारे पास ये कन्वर्शन हुआ सीटेड TCA का। उसके बाद Fe+2 और एकोटिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। आपका 6 कार्बन का जो स्केलेटल जो TC है वो कन्वर्ट हो गया सिस एकोनिएट में। सिस एकोनिएट सेम वही आयरन और एकोटिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में वाटर को फिर यूटिलाइज करेगा और आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हुआ। आइसोसिट्रेट क्या करेगा, ये 6 कार्बन का है। ये कितने कार्बन का आपका? 6 कार्बन का है। और आगे ये आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेस एंजाइम की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो रहा है? ऑक्सैलोसक्सिनेट में। किसमें कन्वर्ट हुआ है? ऑक्सैलोसक्सिनेट एंजाइम के अंदर, राइट। और जब ये कन्वर्ट हुआ है तो इससे एनर्जी रिलीज हुई है आइसोसिट्रेट से ऑक्सैलोसक्सिनेट में, और ये NAD पॉजिटिव से कन्वर्ट हुआ है NADH में। तो यहां पर एक एनर्जी का मॉलिक्यूल आपको ये रिसीव हो गया, एक एनर्जी का मॉलिक्यूल आपको ये रिसीव हुआ है, राइट। ये हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, जो ऑक्सैलो सक्सिनेट था जो 6 कार्बन का था, अब वो 5 कार्बन का रह गया। यहां पर आपकी एक CO2, एक कार्बन CO2 की फॉर्म में पफ आउट हो गई। इस प्रोसेस को फिर आप क्या बोलोगे? डी कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हो? डी। और ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं डीहाइड्रोजिनेज। क्या बोलते हो? ये जो जहां पर आपका NAD पॉजिटिव कन्वर्ट हो NADH के, तो उसे बोलते हैं डीहाइड्रोजिनेज। और CO2 अगर निकले तो इस प्रोसेस कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट में क्या हुआ, ये जो 5 कार्बन का हो गया इसको बोलते हैं अल्फा कीटो ग्लूटामेट या अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। ये आगे कोएंजाइम को फिर से यूटिलाइज करेगा, और ऑक्सीडेटिव यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन होगी, फिर से एक CO2 का मॉलिक्यूल पफ आउट होगा, और आपका NAD पॉजिटिव कन्वर्ट होगा NADH के अंदर।
और नेक्स्ट आपको सबस्ट्रेट मिलेगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। क्या मिलेगा? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अब ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, अब ये कितने का हो गया? 4 कार्बन का, क्योंकि एक कार्बन और निकल गई थी। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए फर्दर आगे कन्वर्ट होगा सक्सिनेट में, सक्सिनिक एसिड में। जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है वो सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट में कन्वर्ट होगा और एंजाइम यहाँ यूटिलाइज करेगा थायोकाइनेज। किसको यूटिलाइज करेगा? थायोकाइनेज। यहां पर क्या होगा? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या होगा? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। यहां पर जब ये आपका सबस्ट्रेट इस पर कन्वर्ट होने जा रहा है, तभी अपने में से फॉस्फेट को क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। और क्या करेगा? वो जीडीपी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ अटैच करके जीटीपी में कन्वर्ट करेगा और साइमल्टेनियसली जीडीपी एडीपी को कन्वर्ट कर देगी एटीपी के अंदर। जीडीपी एडीपी को कन्वर्ट कर देगी एटीपी में। तो ये आपके पास क्या आ गई? कैश एनर्जी। उसके बाद ये आपके पास क्या आ गई? कैश एनर्जी, राइट। उसके बाद क्या होगा? सक्सिनेट आगे एफएडी के मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर देगा एफएडीएच2 में और एंजाइम यूज होगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। तो ये भी आपको एक और एनर्जी मॉलिक्यूल मिल गया। ये पावर में इससे कम होता है एनएडी, क्योंकि आपको पता है जब एनएडीएच को हम कन्वर्ट करते हैं तो आपको 3 एटीपी देता है, और जब ये एफएडीएच को करते हैं तो आपको 2 एटीपी मिलते हैं। तो पावर में ये ज्यादा है वैसे, राइट। फिर आपका ये कन्वर्ट क्या हुआ? फ्यूमेरेट, फ्यूमेरेट या फ्यूमेरिक एसिड। ये आगे फ्यूमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में वाटर को यूटिलाइज करेगा और मैलिक एसिड या मैलेट में कन्वर्ट होगा। मैलेट आगे कन्वर्ट होगा आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में या ऑक्सैलो एसिटेट के अंदर, और आपको क्या दे देगा? एक मॉलिक्यूल फिर से दे देगा NADH2 का, और यहां पर वो यूटिलाइज करेगा डिहाइड्रोजनेज एंजाइम को, राइट। अब ये जो, अब आपको पता है एंड ऑफ द रिएक्शन आपको ये आपका क्या मिला? एंड प्रोडक्ट है। ये एंड प्रोडक्ट आपका एक्चुअल में आपका आइडेंटिकल है किसके? आपके सबस्ट्रेट की तरह, क्योंकि आपको पता है स्टार्टिंग में यही हुई थी। तो ये ऑक्सैलो एसिटेट यहां पर बिहेव कर रहा है सबस्ट्रेट की तरह, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको? साइक्लिक प्रोसेस, राइट। और ये ऑक्सैलो एसिटेट जो है आपका एसिटिक स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको NADH2, NADH और FADH2, तो 3 ये आपको रिसीव हुआ, एक FADH2 मिला और एक ATP मिल गया। बेटा क्लियर हो गया सभी को? सभी को साइकिल प्रॉपर क्लियर होगी बेटा? ओके बेटा, अब हम इसकी थ्योरी को कर लेते हैं और फिर आगे को अपना जो और आपको थोड़ा सा जो भी हल्का फुल्का जो कंफ्यूजन होगा वो और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। तो हेडिंग दीजिए, हेडिंग दीजिए। अब आपकी देखो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे आज, सबसे पहले जो डिस्कशन होगा एरोबिक रेस्पिरेशन का, देन हम बात करेंगे लिंकेज और गेटवे रिएक्शन, और फिर हम आएंगे क्रेब साइकिल के ऊपर, राइट। तो फर्स्ट आप हेडिंग दीजिए एरोबिक रेस्पिरेशन। फर्स्ट हेडिंग दीजिए एरोबिक रेस्पिरेशन। बेटा किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? बाकी किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? ये आपको ऑलरेडी आता था, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको सारी चीजें ऑलरेडी क्लियर थी फिर तो ये आपके लिए जीरो है। बट जिसको अगर नहीं आता था या कुछ कंफ्यूजन थे, एटीपी कैसे बन रहे थे, वो चीजें क्लियर हो गई तो बहुत अच्छी बात है, राइट। बेटा एटीपी काउंटिंग का पता लग गया आप लोगों को? अभी हम जब हम ईटीएस पे जाएंगे फिर से हम इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे कि भाई एटीपी कैसे आई सारी की सारी, वो आपने देख लिया एक बार, है ना। आपको पता लग गया कि भाई जो ग्लाइकोलाइसिस है उससे हमें कितने मिलते थे? ग्लाइकोलाइसिस आपके कितने मिल रहे हैं? 12 एटीपी। और अगर आप जो क्रेब साइकिल है उसको काउंट करें तो 18 एटीपी। तो वो सारी चीजों को अपने माइंड में सेट रखना है कि भाई कब का कैसे हो रहा है ना। लिंकेज रिएक्शन है, वहां पर आपको कितने मिल रहे थे? 2 NADH मिल रहे थे, यानी 6 एटीपी वहां पे आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो ये चीजें आपने सारी क्लियर रखनी है। तो फर्स्ट हेडिंग दीजिए एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। राइट डाउन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट डाउन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन to take place within the mitochondria, for aerobic respiration to take place within the mitochondria, for aerobic respiration to take place within the mitochondria, comma, the final product of glycolysis, again repeat, for aerobic respiration। आपने हेडिंग डाली है एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। हम पूरे को कनेक्ट करते हुए चलेंगे। फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, for aerobic respiration to take place within the mitochondria, the final product of glycolysis, the final product of glycolysis, comma, pyruvate, the final product of glycolysis, comma, pyruvate is transported, इसे अंडरलाइन करना, is transported from the cytoplasm into the mitochondria, is transported
from the cytoplasm into the mitochondria, into the mitochondria. Again repeat, for aerobic respiration to take place within the mitochondria, the final product of glycolysis, the final product of glycolysis, comma, pyruvate is transported, comma, pyruvate is transported from the cytoplasm into the mitochondria. इसे अंडरलाइन करना. Next point, the crucial event in aerobic respiration are, next point, the crucial event. देखो पीछे वाला जो काम हो गया, ये एरोबिक से जो पीछे वाला काम हुआ, वो तो एनारोबिक कंडीशन में भी रन करेगा, एरोबिक में भी करेगा, इसलिए आप उसको कह ही नहीं सकते है ना, क्योंकि आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस को फर्क नहीं पड़ता कि आपके सेल के पास ऑक्सीजन अवेलेबल है या आपके पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, राइट. और आप एक क्वेश्चन ये भी राइज कर सकते थे, जैसे जहां पर हमने बात की ना, अभी हम ईटीएस में देखेंगे कि ऑक्सीजन ने कैसे वो इलेक्ट्रॉन वो प्रोटॉन आपके रिसीव किए हैं, राइट. तो आप कह सकते हो सर ऑक्सीजन ही वहां पे क्यों यूज हुई, कुछ और हो जाता, क्योंकि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में या प्लांट के लिए हमारे एनवायरनमेंट में बहुत अच्छी तरीके से अवेलेबल है, इसलिए वो वापस उसको यूटिलाइज करता है, राइट. और दूसरी बात, उसका प्रोटॉन से बहुत ज्यादा प्यार होता है, तो वो जल्दी उसको अट्रैक्ट करता है, तो वो भी अच्छी बात, एक रीजन है. नेक्स्ट पॉइंट, द क्रूशियल इवेंट इन एरोबिक रेस्पिरेशन आर, द क्रूशियल इवेंट्स in aerobic respiration are, number one, first step, the crucial event in aerobic respiration are, first step, heading to first step, the complete oxidation of pyruvate, the complete oxidation of pyruvate, the complete oxidation of pyruvate by the stepwise removal of, the complete oxidation of pyruvate by the stepwise removal of, the complete oxidation of pyruvate by the stepwise removal of, by the stepwise removal of all hydrogen atom, the complete oxidation of pyruvate by the stepwise removal of all hydrogen atoms, comma, leaving 3 molecule of CO2, comma, leaving 3 molecule of CO2, ब्रैकेट में करना, ब्रैकेट में करो, लिंक रिएक्शन एंड क्रेब साइकिल, लिंक रिएक्शन एंड क्रेब साइकिल, ब्रैकेट क्लोज, अंडरलाइन भी कर देना. समझ आ रही? पहले स्टेप में क्या होगा, कंप्लीट, जो आप जब एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर आप बात करो तो उसमें पहला स्टेप क्या होगा, पहले स्टेप के अंदर आपके पास आएगी लिंक रिएक्शन, और दूसरी वाली ये, तो जिसमें हम क्या कर रहे हैं, आपके पास जो पायरुविक एसिड है उसका ब्रेकडाउन चल रहा है, उसके सारे मॉलिक्यूल, उसको पूरा तोड़ा जा रहा है ना, पायरुविक एसिड एकदम खत्म किया जा रहा है, और तोड़ने पर आपको क्या मिल रहे हैं, 3 कार्बन, CO2 के, कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल आपको वहां पर रिसीव हो रहे हैं, राइट, और बाकी एनर्जी मिल रही है. तो द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम, कॉमा, लीविंग 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2. और देखो दूसरी बात, कार्बन को आपको एज इट इज ऑक्सीजन के साथ ही निकालना पड़ेगा, मतलब CO2 की फॉर्म में ही आपकी बॉडी, क्योंकि वो आपकी बॉडी में से कोल की तरह एक्यूमुलेट नहीं हो सकता, राइट. तो कार्बन को आपको निकालना ही पड़ेगा बॉडी से CO2 की फॉर्म में, वो सबसे अच्छा तरीका है, इसीलिए प्लांट या हम CO2 की फॉर्म में उसको इवॉल्व करते हैं, राइट. The complete oxidation of pyruvate by stepwise removal of all hydrogen atom, comma, leaving 3 molecule of CO2, bracket में link reaction and Krebs cycle. Second step, head दीजिए second step. Second step, the passing of the electron, the passing of the electron removed as part of the hydrogen atom, the passing of the electron, the passing of the electron removed as part of the hydrogen atom, removed as part of the hydrogen atom, again repeat, the passing of the electrons removed as part of the hydrogen atom, removed as part of the hydrogen atom to molecule oxygen, to molecular oxygen, again repeat, the passing of the electron removed as part of the hydrogen atom,
removed as part of the hydrogen atoms to molecular oxygen to molecular oxygen with simultaneously synthesis of with simultaneously synthesis of ATP with simultaneously synthesis of ATP ब्रैकेट में करना ETS ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ब्रैकेट में ETS एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ETS एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अगेन रिपीट सेकंड स्टेप को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं द पासिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन removed as part of the hydrogen atoms to molecular oxygen with simultaneously synthesis of ATP bracket by ETS and oxidative phosphorylation and oxidative phosphorylation. Next point. What is the interesting to note? ये आपके दो मेन स्टेप थे वो कंप्लीट हो गए अब नेक्स्ट लाइन से कंटिन्यू करो वो स्टेप में इंक्लूड नहीं होगा बस नॉर्मल हम बात कर रहे हैं मेन जो आपके जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो दो मेन स्टेप हो रहे थे वो यही है कि पहला तो लिंकेज और क्रेब साइकिल का रन करना राइट जिसके थ्रू आपकी पायरुविक एसिड को पूरी तरीके से हम उसको ऑक्सीडेशन कर रहे हैं उसका ब्रेक डाउन कर रहे हैं और आपको 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 आपके निकल रहे हैं जब आप एक पायरुविक एसिड को ब्रेक डाउन कर रहे हो और दूसरी रिएक्शन क्या थी आपकी कि जो आपके जो ETS जो साइकिल जो रन कर रही है ETS और उसकी हेल्प से आपका ऑक्सीजन आपके हाइड्रोजन को कैरी कर रहा है और वाटर का मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहा है और साथ ही साथ आपकी ये जो एनर्जी जो ETS और जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वो एक साथ चल रहा है तो ATP बन गया आपको लास्ट में और आपका वाटर का मॉलिक्यूल बन गया तो वो आप रिएक्शन लिखते हो ना पूरी जो आपकी रेस्पिरेशन वाली रिएक्शन तो वो यहाँ पूरी कंप्लीट हो जाती है उसको हम लिखेंगे अभी आगे तो नाउ नेक्स्ट लाइन से कंटिन्यू करो what is interesting to note is that what is interesting to note is that the first process take place what is interesting to note is that first process take place in the matrix of mitochondria first process take place in the matrix of mitochondria while the second process is located on the इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया तो कहते हैं जो आपने अभी जो हमने दो स्टेप बताया ना कि मेनली एरोबिक के अंदर दो स्टेप होते हैं तो जो पहला स्टेप है वो तो कहां हो रहा है आराम से मैट्रिक्स के अंदर हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के लेकिन जो दूसरा स्टेप है वो एक्चुअल में कहां हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेनल स्पेस के अंदर राइट द सेकंड प्रोसेस इज लोकेटेड ऑन द सेकंड प्रोसेस इज लोकेटेड ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया the second process is located on the inner membrane of the mitochondria इसको अंडरलाइन करना नाउ अब हेडिंग दो आप नेक्स्ट हेडिंग आपकी आ गई लिंक स्लैश गेटवे रिएक्शन ब्रैकेट में करना फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए बेटा एक चीज और याद रखना जो आपका एसिल कोएंजाइम है ना अब जैसे आपको पता है ये आपने पायरुविक एसिड कहां से बुलाया ये आपने बुलाया ग्लूकोज से है ना ग्लूकोज की हेल्प से इसकी फॉर्मेशन की है तो एसिल कोएंजाइम आपका किससे बन सकता है फैट से भी बन सकता है राइट और एसिल कोएंजाइम आपका प्रोटीन के जो आपको पता है जो एसिल कोएंजाइम है अब जो आपका एसिल कोएंजाइम ए है आपका वो ये जो एसिल कोएंजाइम है ये क्या कार्बन चेन है ना और ये भी आपके पास क्या था कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट में आपने किसको यूज किया ग्लूकोज को तो जो ग्लूकोज का जो कार्बन स्केलेटन था उसको आपने कन्वर्ट कर दिया 2 कार्बन चेन के अंदर वैसे ही फैट यानी जो लिपिड्स है आपके पास लिपिड्स है उनको भी आप अलग अलग स्टेप से होते हुए एसिल कोएंजाइम में ए में कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि आपके फूड में तो सारी चीजें अवेलेबल होती है ना आप प्रोटीन भी एब्जॉर्ब करते हो कार्बोहाइड्रेट भी लेते हो फैट्स भी लेते हो है ना तो इन चीजों को आप प्रोटीन और फैट्स को भी आप एसिल कोएंजाइम में कन्वर्ट कर सकते हो और कार्बोहाइड्रेट तो कर ही रहे हो ग्लूकोज तो ये सबसे सिंपल मेथड होता है सेल इसको सबसे ज्यादा यूटिलाइज करती है ये तो इमरजेंसी वाला काम है ये बहुत ही ज्यादा नीड है तब तो हम बात कर रहे थे नेक्स्ट हमारी बात हो रही थी हेडिंग दीजिए लिंकेज स्लैश गेटवे रिएक्शन ब्रैकेट में फॉर्मेशन ऑफ एसिटल कोएंजाइम ए मतलब एसिटल कोएंजाइम की फॉर्मेशन है वो आप
इन तीनों से कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं ग्लूकोज से ही होगा, मतलब कार्बोहाइड्रेट से होगा, वो प्रोटीन से ही बन सकता है, क्योंकि आपको पता है सभी में क्या लगते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों में अवेलेबल है ना। इसके अंदर भी सी कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसके अंदर भी है, और कार्बोहाइड्रेट में तो है ही है। तो ये तीनों से इसकी फॉर्मेशन हो सकती है। राइट डाउन दिस प्रोसेस कनेक्ट, दिस प्रोसेस कनेक्ट। अब आपको ये जो रिएक्शन है ये कौन सी है, लिंकेज रिएक्शन है। और लिंकेज रिएक्शन आपको पता है, वो लिंक क्यों बोल रहे हो, क्योंकि जो पीछे ग्लाइकोलाइसिस चल रही है उसको ये कनेक्ट कर रही है, लिंकेज रिएक्शन किसके साथ, क्रेब साइकिल के साथ। दिस प्रोसेस कनेक्ट ग्लाइकोलाइसिस, दिस प्रोसेस कनेक्ट ग्लाइकोलाइसिस and Krebs cycle. This process connect glycolysis and Krebs cycle, so it is called link reaction. So it is called link reaction or gateway reaction. Again repeat, this process connect, कौन सा प्रोसेस, जब पायरुविक एसिड से जो एसिल कोएंजाइम की जो फॉर्मेशन हुई है ये आपकी लिंक रिएक्शन है। दिस प्रोसेस कनेक्ट ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल, so it is called link reaction or gateway reaction. Gateway reaction. Next point, next point, during this process, next point, during this process, first time, during this process, during this process, first time CO2 is evolved during respiration. तो सबसे पहले इसी स्टेप में क्या हुआ था, आपकी CO2 बनी थी ना सबसे पहले, ये जो CO2 है आपकी सबसे पहले यही इवॉल्व हुई है इसी स्टेप में, है ना। यहां बनी, ये तो आगे के स्टेप है, एक ये बनी आपकी, एक ये आपकी यहां पर इवॉल्व हुई है ना। तो वो कहता है कि रेस्पिरेशन, जो आपका ये रेस्पिरेशन प्रोसेस चल रहा था, ये पहला स्टेप ऐसा आया है जहां पर आपका जो कार्बन है मतलब वो CO2 की फॉर्म में यहां सबसे पहले इवोल्यूशन हुआ है। राइट, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फर्स्ट टाइम CO2 इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फर्स्ट टाइम CO2 is evolved during respiration, during respiration. Next point, next point, acetyl coenzyme A, next point, acetyl coenzyme A is a connecting link between, acetyl coenzyme A is a connecting link between glycolysis and Krebs cycle. ग्लाइकोलाइसिस तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है कि कनेक्टिंग लिंक कौन होता है, तो वो कौन होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल। बेटा यहाँ पर तो हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं, आपकी ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल और ईटीएस को तीनों को मिला दो तो हजारों क्वेश्चन यहाँ क्रिएट हो सकते हैं। तो आपको इसको मतलब जो मैंने आपको करवाया आपको अच्छे से सारा रीड आउट करना है, फिर वो आपका ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले, हाँ आपके पास कंडीशन यही है कि आपको एक स्टेप बिल्कुल सही तरीके से समझ आ गया तब। राइट, acetyl coenzyme A is connecting link between glycolysis and Krebs cycle. Next point, next point, decarboxylation and dehydrogenation. नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो यहां पर CO2 इवॉल्व हुई है तो उसे कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, यहां पर NADH2 बना है इसको कहते हैं डीहाइड्रोजिनेशन। तो ये जो प्रोसेस है ये कंबाइंड है, कॉम्प्लेक्स है किस चीज का, कि यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रही है और डीहाइड्रोजिनेशन भी हो रही है। राइट, डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रही है, और ये जो डायग्राम है ये मैं आपको सेंड कर दूंगा आपकी उसके अंदर, तो उसकी टेंशन में देना, अगर आपको नहीं क्लियर विजिबल है तो मैं उसमें सेंड कर दूंगा। डीकार्बोक्सिलेशन एंड डीहाइड्रोजिनेशन, ब्रैकेट में करना, डी कार्बोक्सिलेशन एंड डीहाइड्रोजिनेशन ब्रैकेट में, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ब्रैकेट में करो, इसको हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ब्रैकेट क्लोज, टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो यहां पर इस प्रोसेस, इस स्टेप में क्या हो रहा है, जब आपका पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहा है तो ये प्रोसेस के अंदर एक तो डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हो रहा है, दूसरा डीहाइड्रोजिनेज। राइट, क्या हो रहा है, डीहाइड्रोजिनेज, ये दोनों प्रोसेस चल रहे हैं एक साथ, तो इसको हम क्या बोलते हैं ब्रैकेट में, ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। टेक प्लेस ब्रैकेट क्लोज, टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए,
ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एसिटल कोएंजाइम ए, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एसिटल कोएंजाइम ए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। बेटा सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान से लिखना आपने, कहीं आपसे रह जाता है, स्किप हो जाता है तो आप उसे रिकन्फर्म करो, कोई दिक्कत नहीं है। एसिटल कोएंजाइम ए इज फॉर्म्ड, एसिटल कोएंजाइम ए इज फॉर्म्ड in the matrix, acetyl coenzyme A is formed in the matrix by enzyme pyruvate dehydrogenase complex। इसको अंडरलाइन करना और इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट पॉइंट, acetyl coenzyme A, acetyl coenzyme A is formed in the matrix, is formed in the matrix, is formed in the matrix by enzyme, by enzyme pyruvate dehydrogenase complex। Acetyl coenzyme A is formed in the matrix by enzyme pyruvate dehydrogenase complex, comma, comma. This reaction require 5 factor, this reaction require 5 factors। अगर आप हायर लेवल पर जाओ ना तो इस रिएक्शन की अगर आप स्टडी करो तो बहुत कुछ है इसके अंदर, बट वो आपके काम का नहीं, यूटिलाइजेशन नहीं है उसकी कुछ भी, आपको जो समझना है उतना आपका सफिशिएंट है। Acetyl coenzyme A is formed in the matrix by enzyme pyruvate dehydrogenase complex, comma. This reaction require 5 factors. This reaction require 5 factors. 5 factors. Number 1, Mg plus 2 require 5 factors dash Mg plus 2, Mg plus 2, comma, comma, capital LA, LA ब्रैकेट में करना, ब्रैकेट में करो, लाइपोइक एसिड, LIPOIC, लाइपोइक एसिड, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, LIPOIC, लाइपोइक एसिड, कॉमा, कॉमा, TPP, कॉमा, कैपिटल में TPP, ब्रैकेट में थाइअमीन, थाइमीन, ब्रैकेट में थाइमीन पायरोफॉस्फेट, थाइमीन पायरोफॉस्फेट, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, कॉमा, NAD पॉजिटिव, कॉमा, NAD पॉजिटिव, कॉमा, coenzyme A, coenzyme A, right? Again repeat, again repeat. Acetyl coenzyme is formed in the matrix by enzyme pyruvate dehydrogenase complex, comma. This reaction require 5 factors dash Mg plus 2, TPP, LA, coenzyme A, NADP positive, NAD positive, right? Now अब इस रिएक्शन को लिख लो आप, इसको लिख लो आप, राइट डाउन 2 pyruvic acid, 2 pyruvic acid प्लस 2 कोएंजाइम। ये हम कंप्लीट लिख रहे हैं क्योंकि आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस आपको 2 पायरुविक एसिड मिलते हैं, राइट? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, तो वहां पर आपको कोएंजाइम कितने चाहिए पड़ेंगे? 2 है ना, 2 चाहिए पड़ेंगे। 2 मॉलिक्यूल ऑफ 2 कोएंजाइम ए, और आपका एक जो पायरुविक एसिड होता है वो कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का, राइट? कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का, गिविंग यू 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो ये जो CO2 आपकी यहां रिलीज हुई है, कितने मॉलिक्यूल हुए? 2, क्योंकि यहां पर हमने पायरुविक एसिड कितने मॉलिक्यूल लिए? 2, तो इसलिए CO2 भी कितनी निकली? 2। और यहां पर एंजाइम कौन सा यूज हुआ आपका? एंजाइम कौन सा यूज हुआ आपका? पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज, राइट? और इसके अलावा आपको और क्या क्या चीजें चीजें चाहिए पड़ी साथ में? Mg प्लस 2, कॉमा, लाइपोइक एसिड, कॉमा, थाइमीन पायरोफॉस्फेट, और इसके अलावा जो आपका NAD पॉजिटिव है वो कन्वर्ट हुआ है टू NADH2 के अंदर, राइट? तो जो आपके पास, क्योंकि आपको पता है यहाँ 2 बनेंगे ना, क्योंकि इस रिएक्शन में हमने दोनों पायरुविक एसिड को कंबाइन कर दिया, तो NADH के आपके 2 आपके पास यहाँ पर मॉलिक्यूल रिसीव हुए, 2 NADH, राइट? ये 2 मॉलिक्यूल आपको यहाँ पे रिसीव हो गए। तो ये आपकी टोटल रिएक्शन होगी, कौन सी वाली रिएक्शन होगी? लिंकेज रिएक्शन, या जिसको आप क्या बोल रहे हो? गेटवे रिएक्शन, राइट? ये कौन सी होगी आपकी? गेटवे रिएक्शन।
तो जो गेटवे रिएक्शन है यानी जो एसिटिल कोएंजाइम है वो आपका क्या है, यहाँ पर लिंक कनेक्टिंग लिंक किसके बिटवीन कर रहा है, आपकी ग्लाइकोलाइसिस और आपकी जो नेक्स्ट जो क्रेब साइकिल स्टार्ट होगी, राइट। तो क्रेब साइकिल की स्टार्ट इसी से होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल, तो आपकी ये होगी गेटवे रिएक्शन। नाउ हेडिंग दीजिए। नाउ अब आपका ये लिंक गेटवे पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए क्रेब साइकिल। नेक्स्ट हेडिंग राइट डाउन। नेक्स्ट हेडिंग इज क्रेब साइकिल टीसीए यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और सिट्रिक एसिड, है ना। तो ये हमारा क्या जो सी ए यानी जो सिट्रिक एसिड है ना, सिट्रेट जिसको आप बोल रहे हो उसको क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं। तो उसके नाम पर भी इसका नाम है सी ए साइकिल, या आप इसको उसके अंदर आपके पास कितने 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो भी हम उसको क्या बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी हम उसको बोल सकते हैं, राइट। तो अब हेडिंग दीजिए क्रेब साइकिल स्लैश टीसीए साइकिल स्लैश सीए साइकिल। नाउ कंटिन्यू कीजिए। राइट डाउन दिस साइकिल, राइट डाउन दिस साइकिल, राइट डाउन दिस साइकिल वॉज डिस्कवर्ड बाय, दिस साइकिल वॉज डिस्कवर्ड बाय एच ए क्रेब्स, कैपिटल में एच डॉट ए क्रेब्स। दिस साइकिल is this cycle is discovered by, this cycle was discovered by एच ए क्रेब्स, ब्रैकेट में करना नोबेल प्राइज, और इस चीज के लिए इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज। तो ब्रैकेट में कहता है नोबेल प्राइज विनर। दिस साइकिल वाज डिस्कवर्ड बाय एच ए क्रेब, ब्रैकेट में नोबेल प्राइज। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, टीसीए साइकिल अकर इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, टीसीए साइकिल अकर्स in mitochondrial matrix, in mitochondrial matrix। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। ऑल एंजाइम, इस पूरे लाइन को अंडरलाइन भी करना। ऑल एंजाइम ऑफ टीसीए साइकिल, ऑल एंजाइम ऑफ टीसीए साइकिल कॉमा एक्सेप्ट सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज, all enzyme of TCA cycle, all enzyme of TCA cycle except succinate dehydrogenase, except succinate d, ये वाला जो जितने बाकी जितने भी आपने अभी तक रीड आउट किए हैं एंजाइम, है ना, सिर्फ एक कौन सा, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। ये जो आपका एंजाइम है ये आपको कहां मिलता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के ऊपर। बाकी जितने भी एंजाइम है वो सारे कहां अवेलेबल है, जैसे मैंने ये डॉट डॉट बनाया ना इनर मेम्ब्रेन के ऊपर, वो कौन सा एंजाइम है, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। बाकी जितने भी ऑलमोस्ट एंजाइम वो कहां प्रेजेंट है, मैट्रिक्स के अंदर ही। अंडरलाइन करना, ऑल एंजाइम ऑफ टीसीए साइकिल एक्सेप्ट सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज, एक्सेप्ट सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज, ब्रैकेट में करना, इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इन द inner mitochondrial membrane bracket close present in matrix, again repeat, all enzyme of the TCA cycle except succinate dehydrogenase bracket में in the inner mitochondrial membrane bracket close present in matrix, present in matrix। next point, next point, during the Krebs cycle, next point, during the Krebs cycle, during the Krebs cycle acetyl coenzyme A, during the Krebs cycle acetyl coenzyme A is completely oxidized into CO2, during the Krebs cycle acetyl coenzyme A is completely oxidized into CO2। तो आपको पता है जो एसिटाइल कोएंजाइम है उसके 2 कार्बन है उसके पास, कोएंजाइम तो अलग ही हो जाएगा, है ना, ये तो अलग चीज है, ये तो एक एंजाइम है कोएंजाइम, और जो एसिटाइल है वो उसका पूरा ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और इसके बाद 2 कार्बन है एसिटाइल के पास, और एक कार्बन ये निकल गया और एक कार्बन की फॉर्म में ये निकल गया, तो CO2 ये चली गई और ये, तो ये पूरा खत्म हो जाता है, यहाँ पर यूटिलाइज हो गया पूरा। और जो कोएंजाइम है वो तो अंदर बाहर यूटिलाइज हो रहा है, कहीं बाहर निकल रहा है, वो अलग चीज है, राइट। During the Krebs cycle, acetyl coenzyme A is completely oxidized oxidized into CO2, into CO2। Next point, next point. Krebs cycle is also called, Krebs cycle is also called
Krebs cycle is also called citric acid. Krebs cycle is also called citric acid, ब्रैकेट में CA cycle. Krebs cycle is also called citric acid, ब्रैकेट में CA cycle, बिकॉज फर्स्ट कंपाउंड इज सीट्रिक एसिड. जो पहला जो बना सीट्रेट जिसे कहते हैं उसे सीट्रिक एसिड भी कहते हैं, और यही पहला कंपाउंड ये बनता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सीए साइकिल. क्रेब साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड सीट्रिक यानी सीए साइकिल ब्रैकेट में, बिकॉज फर्स्ट कंपाउंड इज सीट्रिक एसिड या सीट्रेट, एक ही बात है. सीट्रिक एसिड ब्रैकेट में करना 6 कार्बन, ब्रैकेट में 6 कार्बन. नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस एसिड, नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस एसिड, in this acid 3 carboxylic group are found. In this acid 3 carboxylic group are found. In this acid 3 carboxylic group are found. So process is also called, so process is also called TCA. In this acid, इस एसिड की हम बात कर रहे हैं, सीट्रिक जो सीट्रेट एसिड है या सीट्रिक एसिड है जो सीट्रेट. इन दिस एसिड 3 कार्बोक्सिल ग्रुप ब्रैकेट में COOH, 3 कार्बोक्सिल ग्रुप ब्रैकेट में करना, जैसे ये लिखा हुआ ना मैंने, इस तरीके से ब्रैकेट में लिखना COOH. इन दिस एसिड 3 कार्बोक्सिल ग्रुप ब्रैकेट में COOH are found. So process is called, so process is also called TCA ब्रैकेट में ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, इन क्रेब साइकिल, नेक्स्ट पॉइंट, इन क्रेब साइकिल ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, इन क्रेब साइकिल, इसकी बात कर रहे हैं हम, ऑक्सैलो एसिटेट, इसको वैसे क्या बोलेंगे, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. इन क्रेब साइकिल ऑक्सैलो एसिटिक एसिड is the first acceptor of acetyl coenzyme A. तो सबसे पहले ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है इसको रिसीव कौन करता है, यही कर रहा है ना, ऑक्सैलो एसिटेट. ऑक्सैलो एसिटेट एसिटाइल कोएंजाइम को सबसे पहले एक्सेप्ट करता है और किसमें कन्वर्ट, इसको पकड़ के वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सिट्रिक एसिड में यानी सीट्रेट में. इन क्रेब साइकिल ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ब्रैकेट में OAA, ऑक्सैलो एसिटेट मतलब OAA ब्रैकेट में, is first acceptor of, is first acceptor of acetyl coenzyme A, is first acceptor of acetyl coenzyme A. Next point, next point, in the end of this cycle, in the end of this cycle oxaloacetic acid reformed. In the end of this cycle सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम को कौन रिसीव कर रहा है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या ऑक्सैलो एसिटेट, और एंड ऑफ दिस साइकिल, ये जब ये साइकिल खत्म हो रही है तब आपको क्या मिल रहा है एंड प्रोडक्ट में, ऑक्सैलो एसिटेट. इन द एंड ऑफ दिस साइकिल ऑक्सैलो एसिटिक एसिड आर रिफॉर्म्ड, OAA आर रिफॉर्म्ड. नेक्स्ट पॉइंट, द TCA साइकिल, द TCA साइकिल start with the condensation of, the TCA cycle start with the TCA cycle start with the condensation of acetyl group. तो यहां पर क्या हो रहा है, कंडेंसेशन ही तो हो रहा है. आप 2 कार्बन का जो कंपाउंड है एसिटाइल कोएंजाइम, इसको किसमें एडजस्ट कर रहे हो, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर है ना. तो ये कौन सा एंजाइम यहां पर यूज होता है, सिट्रेट सिंथेस, जो कैसा बिहेव कर रहा है, कंडेंसिंग एंजाइम की तरह. द TCA cycle start with condensation of acetyl group, condensation of acetyl group with oxaloacetic acid, with oxaloacetic acid, condensation of acetyl group with oxaloacetic acid and water, है ना. मतलब ये जो आपका एसिटाइल कोएंजाइम है वो किसमें कंडेंस हो रहा है, ऑक्सैलोएसिटेट प्लस साथ में क्या यूज हो रहा है, वाटर. The TCA cycle start with the condensation of acetyl group with oxaloacetic acid and water to yield citric acid, to yield citric acid, to yield citric acid, comma, this reaction is catalyzed by, this reaction is catalyzed by an enzyme,
This reaction is catalyzed by an enzyme citrase synthase. This reaction is catalyzed by an enzyme citrate synthase and a molecule of coenzyme A. ये जो coenzyme है ये फ्री हो गया दोबारा से यूटिलाइज होने के लिए, क्योंकि पायरुविक एसिड को चाहिए ना ये कोएंजाइम, तो ये दोबारा से यहाँ चला जाएगा. तो दिस reaction is catalyzed by an enzyme citrase synthase and a molecule of coenzyme A is released. Next point. Citrate is then isomerized to isocitrate. राइट, धीरे आगे के स्टेप चल रहे हैं. उसने कहा अब जो आपका सिट्रिक एसिड है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, आइसोसिट्रेट के अंदर. राइट, सिट्रेट इज देन आइसोमेराइज्ड टू आइसोसिट्रेट. इट इज फॉलोइंग बाय टू सक्सेसिव स्टेप. तो इसमें दो स्टेप हुए ना, पहले ये इसमें कन्वर्ट हुआ फिर इसमें कन्वर्ट हुआ ना, उसने डायरेक्ट बता दिया आपको. सिट्रेट इज देन आइसोमेराइज्ड टू आइसोसिट्रेट, कॉमा इट इज फॉलोड बाय two successive step of it is followed by, और इसके बाद क्या हुआ, it is followed by two successive step of decarboxylation, comma leading to the formation of alpha ketoglutamate या alpha ketoglutaric acid and then सक्सिनाइल कोएंजाइम ए. तो वो कहता है कि जो आपका ये जो आइसोसिट्रेट बना बाद में ये दो बार डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस को यूज करेगा और एंड ऑफ द टाइम आपको क्या मिल जाएगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए. अगेन रिपीट, सिट्रेट इज देन आइसोमराइज्ड टू आइसोसिट्रेट, कॉमा इट इज फॉलोड बाय टू सक्सेसिव स्टेप ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, comma leading to the formation of alpha ketoglutaric acid, and then succinyl coenzyme A, leading to the formation of alpha ketoglutaric acid and then succinyl coenzyme A. Next point. In the remaining step of TCA cycle, succinyl coenzyme A is oxidized to oxaloacetic acid. ये सारे स्टेप से होते हुए कहां पहुंच जाएगा वो, oxaloacetic acid. Next point. In the remaining step of TCA cycle, comma succinyl coenzyme A is oxidized to oxaloacetic acid. In the remaining step of TCA cycle, comma succinyl coenzyme A is oxidized to oxaloacetic acid, allowing the cycle to continue. Again repeat, in the remaining step of TCA cycle, succinyl coenzyme A is oxidized to oxaloacetic acid, allowing the cycle to continue. Next point. During the conversion of succinyl coenzyme A to succinic acid, जिसे सक्सिनेट भी कह रहे हो आप, during the conversion of succinyl coenzyme A to succinate या succinic acid, a molecule of GDP is synthesized. Again repeat, during the conversion of succinyl coenzyme A to succinic acid, a molecule of GDP is synthesized, comma this is a substrate level phosphorylation.
This is a substrate level phosphorylation. This is a substrate level phosphorylation. Next point. Next point. Next point. In a coupled reaction, next point. In a coupled reaction, जीडीपी इज कन्वर्टेड इनटू जीटीपी. अब ये कपल रिएक्शन चल रही है ना, कि जैसे जीडीपी चेंज हुई जीटीपी में, और साइमल्टेनियसली जीटीपी ने क्या किया, एडीपी को कन्वर्ट कर दिया एटीपी में, राइट. इन अ कपल्ड रिएक्शन जीटीपी इज कन्वर्टेड इनटू जीडीपी. इन अ कपल्ड रिएक्शन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. इन अ कपल्ड रिएक्शन जीटीपी इज कन्वर्टेड इनटू जीडीपी. इन अ कपल्ड रिएक्शन GTP is converted into GTP. GTP is converted into GTP with the simultaneously synthesis of ATP from ATP. Again repeat, ध्यान से देना, लाइन को ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं. In a coupled reaction, GTP is converted, क्योंकि GTP तो यहां डायरेक्ट बन गया. अब GTP क्या कर रहा है, साइमल्टेनियसली GTP क्या कर रहा है, ATP को बना रहा है ADP से, और खुद किसमें कन्वर्ट हो गया, GTP में. In a coupled reaction, GTP is converted into GDP with the simultaneously synthesis of ATP from ADP. Next point. तो इस पूरी लाइन को अंडरलाइन भी करना और हाईलाइट भी करना. नेक्स्ट पॉइंट. Also there are 3 points in this cycle. Also there are 3 points in the cycle. Also there are 3 points in the cycle where NAD positive is reduced to NADH. Again repeat. Also there are 3 points in this cycle where NAD positive is reduced to NADH. It is reduced to NADH plus H positive. Where NAD positive is reduced to NADH plus H positive, and 1 point where, and 1.3 पॉइंट तो ऐसे जहां पर ये काम चल रहा है कि जहां पर NAD पॉजिटिव रिड्यूस हो रहा है NADH में, है ना, और एक पॉइंट ऐसा है जहां पर आपका FAD कन्वर्ट हो रहा है FADH2 के अंदर, जहां पर FAD पॉजिटिव आपका कन्वर्ट हो रहा है FADH2 में. अगेन रिपीट. Also there are 3 points in the cycle where NAD positive is reduced to NADH plus H positive, and 1 point where FAD positive is reduced to FADH2. Next point. The continued oxidation of acetyl coenzyme. The continued oxidation of acetyl coenzyme by a TCA cycle. Again repeat. The continued oxidation of acetyl coenzyme A by a TCA cycle require the continued replenishment. Again repeat, very important बेटा, इसको ध्यान से लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. The continued oxidation of मतलब अगर आप एसिटल कोएंजाइम का ऑक्सीडेशन करना चाह रहे हो ना, तो आपको कंटिन्यू वे में क्या चाहिए, NAD पॉजिटिव और कहां गया आपका FAD पॉजिटिव, ये आपको चाहिए रिएक्शन के अंदर, तभी ये ऑक्सीडाइज होगा. The continued oxidation of acetyl coenzyme by a TCA cycle require the continued replenishment of
रिप्लानिशमेंट ऑफ कंटिन्यू रिप्लानिशमेंट ऑफ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये आपको चाहिए अगर आपको अगर इसको करवाना है तो आपको ये प्रॉपर अमाउंट में बनता रहना चाहिए ना। अगर ये इसका अमाउंट डिक्रीज हो गया फिर तो ये रिएक्शन नहीं चल पाएगी प्रॉपर अमाउंट में। इन एडिशन द कंटिन्यू ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए by a TCA cycle require the continued replenishment of oxaloacetic acid, comma, the first member of the cycle, the first member of the cycle. next point या उसी में करना है, comma, the first member of the cycle, comma, in addition it also require, जैसे इस रिएक्शन को चलाने के लिए आपको ऑक्सैलोएसिटेट प्राइमरी मस्ट है और वैसे एसिल को एंजाइम भी आपको मस्ट है, ये दोनों चाहिए तब ये रिएक्शन रन करेगी। इसके साथ साथ ये जो आपके पास NAD पॉजिटिव FAD पॉजिटिव ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमा इन एडिशन इट आल्सो रिक्वायर रीजनरेशन ऑफ NAD positive and FAD positive, NAD positive and FAD positive from NADH एंड FADH2 रिस्पेक्टिवली। तो वो कहता है कि इस रिएक्शन को चलाने के लिए आपको ये दोनों तो मस्ट है ही है, इसके साथ साथ आपको NAD पॉजिटिव और FAD पॉजिटिव भी चाहिए। किनसे चाहिए? इनसे, FADH। तो ये कहां पे कंज्यूम होते हैं? ये यूटिलाइज होते हैं आपकी ETS पे जाके, और वहां पर जब ये कन्वर्ट हो जाएंगे NAD पॉजिटिव में, इनको वापस यहाँ लाया जाएगा कि भाई यहाँ पर दोबारा से ये रिड्यूस्ड हो, राइट। तो in addition, it also requires regeneration of NAD positive and FAD positive from NADH and FADH2 respectively. From NADH and FADH2 respectively. Now, next point पर खत्म होने वाला बेटा हमारा। next point, oxidative or dehydrogenase occur at 4 places. डिहाइड्रोजनेज स्टेप कौन सा होता है? डिहाइड्रोजनेज स्टेप कौन सा होता है? जब आपका ये रिड्यूस हो रहा है, NADH पॉजिटिव रिड्यूस हो रहा है NADH में, है ना। FADH, तो ये कितने स्टेप हो गए? 1 2 3 4, है ना। 4 जगह पर रिडक्शन चल रहा है, मतलब NAD रिड्यूस हो रहा है, NAD पॉजिटिव रिड्यूस हो रहा है, यहाँ FAD पॉजिटिव रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पर NAD पॉजिटिव रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पर NAD पॉजिटिव आपका रिड्यूस हो रहा है, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं? डिहाइड्रोजनेशन या ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव और डिहाइड्रोजनेशन अकर एट oxidative or dehydrogenation occur at 4 places in one Krebs cycle। एक साइकिल की बात कर रहे हैं हम, दूसरी तो चल रही है साथ में। occur at 4 places in one Krebs cycle, comma, result in formation of थ्री NADH2। तो यहां कितने बनते हैं आपके पास? 3 NADH2, कॉमा 1 FADH2। रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 3 NADH2, कॉमा 1 FADH2 along with 1 GTP, ब्रैकेट में करना ATP, produced by, again repeat, oxidative or dehydrogenation occurs at 4 places in one Krebs cycle, result in the formation of 3 NADH2, 1 FADH2 along with 1 GTP, ब्रैकेट में ATP, produced by substrate level phosphorylation। आपको पता है ये जो GTP बनी है वो कैसे बनी है? produced by substrate level phosphorylation in each turn of TCA cycle, TCA cycle, ब्रैकेट में करना 12 ATP, ब्रैकेट में 12 ATP, मतलब एक साइकिल अगर आपकी चलेगी तो आपको रिजल्ट में कितने मिलेंगी? 12 ATP। अब आपने जो ये रिएक्शन है उसको हम लिख लेते हैं एक बार, तो आप मेरे साथ लिखो फटाफट, बस ये रिएक्शन ही आपकी लास्ट, फिर हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे। राइट डाउन
एसिटाइल, राइट डाउन, एसिटाइल को एंजाइम ए प्लस, अब हम ये इस पूरी रिएक्शन को कंक्लूड कर रहे हैं, एसिटाइल को एंजाइम ए प्लस 3NAD पॉजिटिव प्लस FAD पॉजिटिव प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ GDP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। कहां चल रही है रिएक्शन? माइट्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। कहां चल रही है, कहां रन कर रही है? माइट्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। और आपको क्या दे रहा है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ, सॉरी, 3 मॉलिक्यूल ऑफ NADH प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटॉन प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ GDP। तो ये आपकी टोटल क्रेब साइकिल होगी, टोटल क्रेब साइकिल। ये आपकी टोटल क्रेब साइकिल हो गई कि आपकी जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो 3NAD पॉजिटिव के साथ प्लस FAD पॉजिटिव के साथ प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस GDP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिक्स करके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ये चीज प्रोड्यूस करते हैं। आपको 2 कार्बन CO2 के मॉलिक्यूल देते हैं, 3 NADH देते हैं और एक FADH2 देते हैं, 3 H पॉजिटिव देते हैं और एक GDP आपको रिजल्ट में देते हैं, राइट। अब हम तो ये जो है इसको यहाँ लिख दो, अगर आपने नोट कर लिया बेटा, ये नोट कर ली बेटा आपने? इसके इसके नीचे लाइन लिखो, above इक्वेशन इज ओनली फॉर क्रेब साइकिल। इसके नीचे नोट करना, above रिएक्शन इज ओनली फॉर क्रेब साइकिल, इज ओनली फॉर क्रेब साइकिल, राइट। अब हम एक स्टेप पीछे चले जाते हैं, यहां से स्टार्ट कर दे। नेक्स्ट, बस लास्ट रिएक्शन आपकी, नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, पायरुविक एसिड प्लस 4 NADP पॉजिटिव प्लस FAD पॉजिटिव प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ 3H2O प्लस GDP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और सेम एज इट इज ये भी क्या हो रही है माइट्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और आपको क्या दे रही है? 3 कार्बन ऑफ CO2 प्लस 4 NADH प्लस 4 प्रोटॉन प्लस FADH2 और प्लस GDP, राइट। अब हमने क्या किया? अब हमने पायरुविक एसिड से रिएक्शन स्टार्ट कर दी। इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है वो हम कल देखेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है। मतलब यहां पर हमने बात की सिर्फ क्रेब साइकिल की, एसिटिल कोएंजाइम को लेके, और सेकंड रिएक्शन में हम बात कर रहे हैं पायरुविक एसिड से। हमने पूरा स्टार्ट किया कि पायरुविक एसिड चाहिए, साथ में आपको क्या मिलता है, यहां पर भी ये यूज होता है ना। तो 4 NADP पॉजिटिव प्लस FAD पॉजिटिव एक ही चाहिए होता है इस पूरी साइकिल में। 3 हमें वाटर के मॉलिक्यूल चाहिए, GDP चाहिए और IP, मतलब बाकी सब एज इट इज सेम है। सिर्फ यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 4 NAD पॉजिटिव कर दिया, और यहाँ पर हमने क्या एसिटिल कोएंजाइम से पीछे चले गए तो हमने लिख दिया पायरुविक एसिड। और उसके आगे हमने क्या लिखा है? 3 कार्बन CO2, 4 NADH, 4 पॉजिटिव मिल गया, FADH2 मिल गया और GDP मिल गया। और ये रिएक्शन सिर्फ एक ही पायरुविक के लिए है। अगर आप इसको दोनों पायरुविक के लिए कर लोगे तो यहाँ 2 पायरुविक एसिड हो जाएंगे, फिर सबकी जो नंबरिंग है वो चेंज हो जाएगी। फिर यहाँ 8 NADH2 हो जाएंगे, यहाँ 6 वाटर मॉलिक्यूल हो जाएंगे, यहाँ 6 CO2 हो जाएंगी, यहाँ 8 NADH हो जाएंगे। इस तरीके से ना चेंज हो जाएगा सारा कुछ। तो बेटा क्लियर हो गया सभी को? सभी को सारी चीजें क्लियर होगी बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कोई कंफ्यूजन बेटा? चलिए, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतने ही। कल हम नेक्स्ट अपनी ETS साइकिल को कंटिन्यू करेंगे, और जो ये सारा जो आपने आज किया है और जो पिछला ग्लाइकोलाइसिस, उन दोनों को हम अपनी थर्ड रिएक्शन में फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, उनको कंपाइल करेंगे उसके साथ। और जो लास्ट में आपके पास जो हमने जो आज भी हमने कैलकुलेशन वैसे कर लिया, ऑलमोस्ट 38 ATP हमारे कैसे जनरेट हुए, उसमें आप दोबारा से एक बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि थ्योरी वाइज उसमें भी हमने ऐड करना है, तो उसको हम कल सारा डिटेल में देखेंगे, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।